Yes, hopefully we would complete this Victorian era novel, Victorian era literature, and this would be the last video of this session. Although we would always be there for you, you can contact, you can ask anything whenever desired, whenever you like. Officially, we are to complete our syllabus by this video. Otherwise, you are always welcome, you can ask. Yes, we are to proceed further. We were discussing the creative imagination of Victorians. Now we are to discuss the characterization कि उन लोगों का करेक्टराइजेशन किस प्रकार का था, उनकी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन किस प्रकार की थी. The most important expression of this creative imagination is to be seen is the most important part of novel. For example is the characterization. देखिए जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है उसी से करेक्टराइजेशन निर्धारित होता है. जब राइटर के दिमाग में कोई कैरेक्टर आता है, उभरता है, कल्पना के द्वारा एक प्रतिबिंब बनता है, तो उसको विभिन्न ट्रेट्स जो उसके क्वालिटीज है वो उसमें राइटर है वो पुट अप करता है. दैट दिस करेक्टर वुड रिप्रेजेंट दीज ट्रेट्स, कि ये करेक्टर है वो इन गुणों को या अवगुणों को, इन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करेगा. The Victorians are able to make their characters lively. Very important thing that is कि विक्टोरियन लोगों ने अपने जो करेक्टर थे उनको एकदम जीवंत बनाने में सफलता प्राप्त की. ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, गुण होता है कि आपके जो करेक्टर हैं वो रीडर को एकदम जीवंत लगे, लाइफ लाइक लगे. दैट दीज आर द थिंग्स बिफोर अस. ऐसी होती है. Their characters may not always be real. There may be much in them that is improbable and false, but they are amazingly and indomitably alive. देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपको बहुत बार बताया है मैंने. कन्विंसिंगनेस, कि उनके कैरेक्टर्स में कई बातें हैं वो इम्प्रोबेबल लगती है, कि ऐसा होता थोड़ी है, होती है, इम्प्रोबेबल होती है. और क्या लिखा है देखिए, एंड फॉल्स, झूठी. तो झूठी और इम्प्रोबेबल बातों को इतना जीवंत तरीके से प्रेजेंट करना कि वो ऐसा लगे दैट दिस इज हैपनिंग बिफोर माई आईज. दैट इज द कैलिबर. उन कलाकारों की कहाँ कला है कि ये तो सब कुछ होता ही है, ऐसा हो रहा है, जबकि वास्तव में वो फर्जी है, फर्जी या समझे फाल्स है, फेक है. पर कलाकार की कला उसी में निहित है कि वो उसको सही प्रेजेंट करके दिखा दे. They are wonderfully energetic and vital. देखिए कैरेक्टर्स की ये विशेषताएं होती है, होनी चाहिए. वंडरफुली एनर्जेटिक एंड वाइटल, बड़े ऊर्जावान, शक्तिशाली और जीवंत.
कुछ कर गुजरने को आतुर, ऐसे उनके करेक्टर होते हैं। लेथार्जिक टाइप करेक्टर नहीं है, हैमलेट जैसे करेक्टर नहीं है। टू बी और नॉट टू बी में ही निकल जाए आधा जीवन, तो ऐसे करेक्टर विक्टोरियन एरा के नहीं हैं। They are all individuals living their own existences and lingering long in the memory once we have formed an acquaintance with them. That is the triumph, victory of an artist. If his characters lingers long in our memory, करेक्टर ऐसे हो जो यादगार हो, हमारे मनो मस्तिष्क में लंबे समय तक छाए रहें, उन्हीं को माना गया है जीवंत करेक्टर। तो ऐसे करेक्टर हैं, एनर्जेटिक हैं, इंडिविजुअल हैं, एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी, अपना अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। और एक बार जब उनसे हम एक जान पहचान तारतम्यता स्थापित कर लेते हैं तो वो दिमाग में ही रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया बेटा, आप जिस दौर से अब गुजर रहे हैं उस दौर से ये समझे कि हम लोग 25-30 साल पहले गुजरे हैं। अब उस समय भी नोवेल तो यही था, ओलिवर ट्विस्ट, और कैरेक्टर वही था फैगिन, पर उसको, उसके अड्डे को, उसके पिक पॉकेटर्स को, उसकी ट्रेनिंग को इतना जीवंत तरीके से प्रेजेंट किया गया है नोवेल में भी और फिर पढ़ाने वाले पर भी। देखो दोनों पर डिपेंड है। हमें ऐसा बताया गया कि वी कैन नेवर फॉरगेट फैगिन। फैगिन ऐसा धूर्त, श्रूड विलेन, और एग्जाम में फैगिन का कैरेक्टर भी आता था, या तो ओलिवर ट्विस्ट का आएगा या फैगिन का आएगा। अब ये विक्टोरियन एज के देखो कैरेक्टर्स हैं, उनके ट्रेट्स ऐसे हैं कि वो if they are presented, interpreted properly by the teacher, they remain in the mind of student forever. A Victorian novel is a crowd of breathing, crying, living, laughing people. देखिए नॉवल में ये सब कुछ होता है जो अपने वास्तविक जीवन में होता है, और वही होना भी चाहिए, जभी हमें उसमें लाइफ लाइक जैसी अनुभूति होगी। क्या क्या है देखो, कि लोग, ब्रीदिंग का मतलब कोई सांस लेना नहीं, ब्रीदिंग का मतलब जीवंत है, जीवंत लोग हैं, क्राइंग, चिल्ला भी रहे हैं, जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये सारी बातें, रोते चिल्लाते हंसते गाते तरह तरह के लोग, तरह तरह का जीवन, यही तो साहित्य है कि हमें जीवन के लगभग हर पहलू से रूबरू होने का मौका मिले। It has a crowded canvas, crowded with living, breathing individuals. कैनवास बहुत बड़ा है, खूब सारे कैरेक्टर होते हैं और सभी के अपने अपने ट्रेट्स हैं। ब्रीदिंग इंडिविजुअल्स है, सारे के सारे जीवंत, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से निर्जीव है, लेथार्जिक पड़ा है, ऐसा नहीं है। टेक्निकल वीकनेस और लैक ऑफ हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स, ये देखिए थोड़ा सा है, इसको आप ये समझें कि बहुत ज्यादा कलात्मक पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, बजाय
वास्तविकता में रचनात्मकता का पुट डाला गया है. रियलिटी प्लस इमेजिनेशन हैज बीन पुट. द विक्टोरियन नॉवल लेट्स यूनिफॉर्मिटी. देखिए यूनिफॉर्मिटी का अभाव वैसे मनुष्य के सभी के लगभग जीवन का एक ट्रेट समझे आप. व्हाट? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. जो आदर्श कथाएं होती है उनकी बात अलग है. बाकी अब आप देखें कि मनुष्यों के प्रति व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए और समान होना चाहिए, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है. आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनका आप जितनी संतान है उनके सब के प्रति व्यवहार एक जैसा नहीं होता है. Although it is desired, it is said, uniformity, एक रूपता होनी चाहिए. होनी तो चाहिए, ये कौन मना कर रहा है, पर होती नहीं है. तो आप कल्पना के जगत के उपन्यास में भी यूनिफॉर्मिटी की अपेक्षा रखते हैं, ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. फिर भी ये बता जरूर सकते हैं द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज देयर. समरूपता का अभाव है कि हमारा एक के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, दूसरे के प्रति कैसा है. तो है यही वैरायटी चार्म देती है. इट इज एक्सट्रीमली अनइक्वल है, मैंने आपको बता दिया है. इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. टेक्निकली फॉल्ट, टेक्निकली तो फॉल्ट, टेक्निकल चीजें लेके नहीं चला जाता है उपन्यासों में. और वो आदर्शवाद का जमाना था, वो अब नहीं रहा. उस एज तक आते आते ही समाप्त हो गया था कि या तो पावरफुल दिखाया है या वीक दिखाया है. भाई उनको जैसा लगा वैसे उन्होंने अपने कैरेक्टर है वो प्रेजेंट किए हैं. दिस इज सो बिकॉज इट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी. It is still considered as a light entertainment and not a serious work of art. देखिए अब ये क्रिटिक्स होते हैं, उनके दृष्टिकोण अलग होते हैं. उनको जीवन में जो बैलेंस चाहिए होता है वो एक बहुत ही खरा नपा तुला अनुपात में होना चाहिए, वैसा सोचते हैं. इतना इतना इतना. अब लोगों को मजा बेटा बैलेंस में नहीं आता, ध्यान में रखना, एक्सट्रीम में आता है. तो अब उपन्यास में वो या तो एकदम से बुरा व्यक्ति दिखाते हैं या बड़ा भला व्यक्ति दिखाते हैं. कई बार दोनों का मिक्सचर भी दिखाते हैं. अब रीडर को जो अच्छा लगता है वो कैरेक्टर पॉपुलर हो जाता है. और साथ में ये कह रहे हैं कि अनइक्वलिटी और असमानता और लैक ऑफ व्हाट यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता का अभाव, समानता का अभाव, इसके कारण इन उपन्यासों को अब उनके बाल्यकाल में ही माना गया, उनको ज्यादा मैच्योर नहीं माना गया. और क्रिटिक्स हैं, उन्होंने उनको लाइट एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में रखा. लाइट एंटरटेनमेंट, कोई बहुत ज्यादा गंभीर कलात्मक कार्यों की कैटेगरी में विक्टोरियन एरा के उपन्यासों को नहीं रखा गया. Again, the Victorian comes in the way of free and frank treatment of the animal side of life. In this respect, Victorian novels shows a definite decline from the earlier English novel. कि
प्रारंभिक युग के जैसा सा उनका ट्रीटमेंट, एडवांस नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो एडवांस नहीं है। मनुष्यों के अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट पाई जाती है उन्हीं को उन्होंने थोड़ा सा रिफाइन करके प्रेजेंट किया है। बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट नहीं है, एटिकेट्स वाले नोवेल नहीं है, फॉर्मेलिटी वाले नहीं है, और यू से सिंपली दैट दे आर नॉट द नोवेल्स ऑफ मैनर्स. Novels of manners were totally different, where formalities predominate. Therefore, it is also said that Victorian novel gives a partial, one-sided view of life. One-sided view of life. कि ये जो हैं ये हमें एक तरफा सा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अभी इक्वलिटी नहीं है तो ऐसा ही लगेगा, बाकी एकदम नाप तोल कर समान रूप से चीज़ों को प्रेजेंट करना आदर्श वाद में चलता था। अभी ये चीज़ें इतनी पॉपुलर नहीं थी उस समय, और लगता है क्रिटिक्स को दे आर राइट फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अल्टीमेट जज ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट इज ए रीडर। पाठक को कैसा लगता है? पाठक को बेटा अगर अच्छे नहीं लगते ये उपन्यास तो इतने अधिक बिक्री नहीं होती और हाउस होल्ड नहीं होते, घर घर में पाए जाने वाले नहीं होते। For these reasons, Victorian novelists cannot be ranked with the very great, yet they have greatness in them. देखो इन कारणों से, जैसा आपको बताया कि बहुत ज्यादा कलात्मकता नहीं है और उनको लाइट एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में ही रखा जाता है, उनको बहुत बड़े कलात्मक कार्यों की श्रेणी में हम नहीं रख पाते हैं, तो उनको बहुत जो महानतम कैटेगरी के आर्टिस्ट हुए हैं उस रैंकिंग में दर्जा नहीं मिलता या नहीं मिला, पर फिर भी दे हैव ग्रेटनेस इन देम, कि उनमें महानता तो है ही, अपने अपने क्षेत्र के महान लोग हैं। विक्टोरियन कलाकार भी ऐसे नहीं हैं। They have their imperfections. Their plots are improbable and melodramatic. Their endings are conventional and their construction is loose. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताया है कि उनमें इम्परफेक्शन का मतलब कमियां है। प्लॉट्स हैं वो थोड़े से अविश्वसनीय लगते हैं, इम्प्रोबेबल लगते हैं, पर मेन देखो रीडर को आनंद आता है तो वो इम्प्रोबेबल भी स्वीकार्य हो जाता है। एंडिंग्स आर कन्वेंशनल एंड कंस्ट्रक्शन इज लूज। अंत जो है वो सामान्यतया परंपरागत है और उनका जो ताना बाना बुना गया है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, लूज सा ही है, पर फिर भी चलता है, लोग उसको पसंद करते हैं और पसंद करना ही उनकी सफलता है, आप ये समझें। They don't have any high artistic standards,
बहुत बड़े उनमें कोई कला के मानदंड स्थापित नहीं किए गए हैं, फिर भी इनकी अपनी, देखो, दे हैव देयर ओन मेरिट्स, उनके खुद के फिर भी गुण हैं। उन्हीं गुणों के कारण तो वो सरवाइव करते हैं, उन्हीं गुणों के कारण वो सरवाइव करते हैं। They are very entertaining. They can capture and hold the attention. They have creative imagination. देखिए 3 बातें। पहला, एंटरटेनिंग, बड़ी महत्वपूर्ण बात है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के लिए। वो हमें मनोरंजन प्रदान करता है, तो वो लगभग सफलता के दायरे में आ गया है। और क्या है, कैन कैप्चर एंड होल्ड अटेंशन, कि वो हमारा जो ध्यान है उसको आकर्षित करता है, बांधे रखता है, हमारे ध्यान को आकर्षित कर बांधे रखता है। कौन? विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। ये भी उसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। पहला एंटरटेनमेंट, दूसरा कैप्चर अटेंशन, एंड थर्ड वन इज क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मकता लिए हुए कल्पनाशीलता, कि उनकी कल्पनाशीलता में रचनात्मकता का समावेश है, एमलगमेशन। एंड दे हैव incomparable gift of humor. This is although sad at the last, but it is most important. Incomparable gift of humor. आप देखिए कि ह्यूमर क्रिएट करते हैं, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो ह्यूमर के लिए बड़ा आवश्यक होता है। और ऐसे कलाकारों को क्रिएट करना जो ह्यूमर क्रिएट करे, दैट इज ग्रेट आर्ट। बहुत कलात्मक पक्ष होता है उस कला में जो ह्यूमर क्रिएट करे। ऑल्दो वेरी सीरियस टाइप ऑफ पीपल डोंट प्रीफर, बट इट इज देयर and part and parcel of human life as well. And these are the qualities which only the great have. देखिए, ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, अटेंशन कैप्चर करने की कैपेसिटी है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, तो ये क्वालिटीज ग्रेट महान कलाकारों में ही होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतने गुण हैं तो वो निश्चित रूप से अच्छे महान कलाकारों की कैटेगरी में ही रखे जाएंगे। विक्टोरियन नॉवेल्स जो हैं उनको भी बेटा अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, कि शुरुआत के और बाद के। दो तरीके के, देखो, डिफरेंस बिटवीन द नॉवेलिस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ विक्टोरियन एज एंड दोज ऑफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ के नॉवेलिस्ट थोड़े से अलग थे, सेकंड हाफ के थोड़े अलग थे। द फॉर्मर वर एट वंस विद द पब्लिक टू ए क्वाइट रिमार्केबल डिग्री, दे वर कंडीशनड बाय इट, एज ऑफ कोर्स एनी नॉवेलिस्ट मस्ट बी, बट फॉर द मोस्ट पार्ट वर विलिंगली कंडीशनड बाय इट। फॉर्मर वाले का मतलब क्या है? पहले वाले, फर्स्ट हाफ के। फर्स्ट हाफ के जो थे विक्टोरियन नोवेल, वो जनता के साथ जुड़ जाते थे, सीधे सीधे शुरुआत से लेकर अंत तक उनका जनता के साथ अटैचमेंट होता था। कंडीशन बाय इट, एज ऑफ कोर्स एनी नॉवेलिस्ट मस्ट बी, कि उपन्यासकार को होना भी चाहिए कि वो जनता की नब्ज पकड़े, जनता के साथ जुड़ जाए।
they identified themselves with their age and were its spokesman. देखिए, ये बहुत बड़ा गुण होता है क्या, कि अपने युग की नब्ज को पहचानना, कि इस समय हमारे चारों ओर कैसा वातावरण है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे उनके विचार हैं, किस एंगल से हम उनको उपन्यास में अपनी कला में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको पहचानना और पहचान कर सही तरीके से प्रेजेंट करना ही उस युग के स्पोक्समैन बनना है। स्पोक्समैन क्या होता है बेटा? प्रवक्ता, प्रतिनिधि प्रवक्ता, जो अपने युग के या किसी के भी बिहाफ में बोलता है। तो ये जो नॉवेलिस्ट हैं, ये अपने युग के जीवंत प्रवक्ता हैं। उनके युग को जानना है तो उनके कार्य को पढ़ें, तो उनके युग के लगभग सारे ट्रेड्स हमें पता चल जाएंगे। यही उनकी कला की वास्तविकता है। They may criticize their age, as do Dickens and Thackeray, but on the whole they accept the prevalent custom and social institutions. देखिए, अपने युग में भी अगर कमियां हैं तो कमियों को बताएंगे, उजागर करेंगे, उसमें क्या बात है। यूँ थोड़ी है कि कमियां हैं उनको हम बताएंगे नहीं और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। वो अपने स्वयं के युग को भी क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। कौन? डिकन्स और टैकरे दोनों। डिकन्स और टैकरे दोनों अपने युग को पहचानते हैं, बताते हैं, पर ऑन द होल क्या लिखा है? एक्सेप्ट एंड प्रिवेलेंट कस्टम्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। वो चारों तरफ जो परंपराएं थी उनको स्वीकार भी करते। बुरी है, भली है, जैसी भी व्यवस्था है उसको डिनाई थोड़ी कर सकते हैं। Things are there around us and they have their own existence, whatsoever may be the cause, whatsoever may be the reason, but we can't deny. The latter novelists, however, were writing in some sense against their age. They were critical, even hostile, and its dominant assumptions. बाद वाले जो थे वो थोड़ा सा अपने युग के विपरीत लिखते थे, युग की परंपराओं के विपरीत लिखते थे और क्रिटिकल, आलोचनात्मक उनका दृष्टिकोण ज्यादा था। अपने युग के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते थे और उस युग के जो डोमिनेंट एस्पेक्ट थे उनको वो कम पसंद करते थे, वो उनको बुरे लगते थे। Thus Hardy attacks Victorian morality and the institution of marriage. तो देखो, हार्डी को क्या अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा? विक्टोरियन मोरालिटी, कि विक्टोरियन लोगों की, उपन्यासकारों की, कलाकारों का जो नैतिक पक्ष है, नैतिक आयाम है, अप टू मार्क नहीं है। और उनका जो विवाह वाला इंस्टीट्यूशन है वो भी हार्डी को नहीं जचा। इट वॉज हिज ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन। सैमुअल बटलर स्कैंडलाइज्ड हिज एज बाय फ्लोटिंग विक्टोरियन टैबूज एंड कन्वेंशंस। देखिए, बटलर ने भी क्या है कि कहा ये एज है तो स्कैंडलों का युग है, चारों तरफ क्या है? घोटाले हैं, स्कैंडल्स हैं, जो होना चाहिए वो कुछ है ही नहीं। मोरालिटी है वो बहुत ज्यादा पतन की ओर जा चुकी थी, ऐसा उनको लगा। जो परंपराएं थी विक्टोरियन वो उनको अच्छी नहीं लगी, टैबूज परंपराओं को बोलते हैं। And Henry James went against the literary canons of the age by his advocacy of the novels as an art form. George Eliot's novels reflect the rationalism of the age.
देखिए दो कलाकारों के व्यू सुनिए। हेनरी जेम्स है वो लिटरेरी कैनन्स, बेटा कायदे कानून को बोलते हैं, कि जो साहित्यिक कायदे कानून थे वो जेम्स को पसंद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए जॉर्ज एलियट है, वो उस युग का रेशनलिज्म, जो कैलकुलेटिव फॉर्म है उसको प्रदर्शित करते हैं। दैट व्हाट वर द रेशियो ऑफ थिंग्स अमंग पीपल, गणितीय भाषा में बात करते हैं। द रिलेशन ऑफ दीज नॉवलिस्ट टू द रीडिंग पब्लिक वाज नियरर टू दैट ऑफ द 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट देन टू दैट ऑफ अर्ली विक्टोरियंस। इन उपन्यासकारों का जो रीडिंग पब्लिक थी उनके साथ नजदीक का रिश्ता था। किन की तुलना में? देन ऑफ द 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट, जो 20वीं शताब्दी के उपन्यासकार थे उनकी तुलना में इन उपन्यासकारों का जो रीडर्स थे, रीडिंग पब्लिक थी, उनके साथ नजदीक घनिष्ठ संबंध था। देन टू अर्ली विक्टोरियन, अर्ली विक्टोरियन की भी अपेक्षा इनका संबंध था, बाद वाले विक्टोरियन का वो जन सामान्य के साथ अधिक था। इस कारण ये जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरते थे। आई होप वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन utmost detail from very beginning to I think 3 or 4 it may be. At least 3 videos we have dedicated to the Victorian era or Victorian novel, and you are supposed to keep all these things in your mind, because in examination something would certainly be there from Victorian era, Victorian literature, Victorian novels. So you are to keep these aspects in your mind. Hopefully you have got the point. If you have any difficulty, you may contact. We would always be there with you. Okay, thank you very much.